डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बजट सत्र का 9वां दिन, सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। आज से यूपी के बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होगा बजट। बजट सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कसी कमर, 20 फरवरी तक चलेगा सत्र। असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा। सीएम हेमंत ने एमएचए से की जांच की सिफारिश, कांग्रेस ने आरोपों को नकारा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में पहली बार 2025-26 की उपलब्धि का ब्यौरा दिया, यानी आर्थिक सर्वे पेश करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है देश का। यूपी अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। यूपी देश की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यूपी की जीडीपी 9 साल में 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय इस साल 1,20,000 होने का अनुमान है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दिया गया हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू हुआ, जो 19 फरवरी तक चलेगा। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा। सर्वदलीय बैठक में हंगामे न करने के आश्वासन के बावजूद सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहली बार सत्र 2025-26 की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए गए। सभी 75 जिलों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय बनाया जा रहा है। साल 2025-26 में कमजोर वर्ग के लिए 1,40,000 से अधिक बच्चों का निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश करवाया गया। प्रोजेक्ट अलंकार की बात करें तो दर्जन भवनों के नवनिर्माण के लिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू 590 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को 275 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया गया है। 2017 से अब तक हुई कार्रवाई में 269 अपराधी मारे गए और माफियाओं से 4,000 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई है या जब्त की गई है। मार्च 2017 के बाद कानून व्यवस्था और निवेश और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण सुधार का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया गया। स्थानीय खान पान को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना लॉन्च की गई। महाकुंभ 2025 में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आकलन किया गया। वहीं माघ मेले की बात करें तो 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वे पेश करने के दौरान सभा विधायकों ने वित्त मंत्री द्वारा उपलब्धि का ब्यौरा दिए जाने पर ऐतराज जताया। संग्राम सिंह यादव ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की बात कार्य मंत्रणा समिति में नहीं बताई गई थी, यह केवल अखबार की हेडिंग बनाने के लिए किया गया। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जबरदस्त विरोध हुआ है। विधानसभा में वादा खिलाफी पर सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के भाषण शुरू करते ही समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, यूजीसी जैसे विषयों पर सरकार को घेरा। हंगामा बढ़ता देखकर राज्यपाल ने टोकते हुए कहा, शांत हो जाइए वरना गाला बैठ जाएगा आप लोगों का। 84 वर्षीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारी शोर शराबे के बीच 30 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने केवल राज्यपाल की बातों को दोहराया
और यह सब सिर्फ हर अखबारों की हेडलाइन के लिए किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा जब प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल अन्य समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ वेल में नहीं गई और अपनी सीट पर ही बैठी रही। एक दिन पहले की कार्रवाई के बाद सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे। साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने वाराणसी में लगातार मंदिर तोड़ रही है, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि सदन संवाद से चलता है। सीएम योगी ने कहा कि कार्रवाई बाधित करने से सदन नहीं चलेगी और इस तरह की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। सरकार संवाद से समाधान पर विश्वास रखती है। हम हर सदस्य के संवाद और सवाल को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी के पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वह बौखला गई है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। उनके उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं ठोकते, ना ही नमस्ते करते हैं। यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आ रहा है कि गोरखपुर होकर निकलेगी बुलेट ट्रेन, उस पर गोरखपुर जिसमें मेट्रो तक नहीं बना पाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी प्रवक्ता, राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र कुमार जी। तीनों लोगों का स्वागत है आप लोगों का। पहला सवाल सर्वेश त्रिपाठी जी आपसे। पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी की महासचिव भी हैं। समाजवादी पार्टी से मनमुटाव जगजाहिर है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने उनको विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। पल्लवी पटेल से आपको कितना बड़ा धक्का लगा उनके इस एक्शन से? जी, पहली बात, कोई धक्का नहीं है, विरोध में सबका विरोध है। पल्लवी पटेल जी ने से पहले भी सरकार के सारे कार्यों का विरोध किया और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही। तो विरोध अलग अलग तरीका होता है हर इंसान का विरोध दर्ज करने का। तो उनका आप जरूरी नहीं है कि वेल में जो जा रहे हैं वही विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मुख्य सचेतक की बात नहीं मानी गई। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि अभी वो विद्रोही, उनका बागी सुर नहीं है? बागी सुर सरकार के खिलाफ बिल्कुल है। चलिए, इस सशक्त आवाज है। और भूपेंद्र कुमार जी, पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के सचेतक बुलाते हैं, वह नहीं जाती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये कोई बागी रुख नहीं है। आप क्या देखते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है? भूपेंद्र कुमार जी। देखिए, पटेल जो विधायिका हैं वो निश्चित रूप से अपना स्थान तलाश रही हैं और ये राजनीति की एक नई परंपरा है। अपनी उपस्थिति जब सत्तारूढ़ पार्टी उनको जिस तरह से पक्ष नहीं देती है तो वो अपने स्थान को बनाने के लिए इस तरह से ये बनाया जाता है, क्योंकि 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले अपने नए गठबंधन की तलाश में सोच रही हैं वो, क्योंकि उनकी भी लालसा है कि आगे मंत्रिमंडल में जगह मिले या कुछ अच्छी जगह हम जा सकें, सत्ता के साथ भागीदारी इस सके, और ये अपेक्षाएं होती हैं। इस तरह से दबाव की राजनीति बनाई जाती है और जिस तरह से सपा पीडीए का रोल अपना रही है और पिछड़ा वर्ग की जिस तरह से राजनीति कर रही है, उस हिसाब से उनका भी एक उनकी पार्टी जो सुखलाल जी जो उनके पिता थे और जिसकी तरह उन्होंने राजनीति अपनी शुरुआत की, तो आप देखिए आप कितना वो उसको कैच कर पाती हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार तो उनका। भूपेंद्र कुमार जी, इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि जिस कुर्मी पल्लवी पटेल के भरोसे जिस कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ समेटने की कोशिश थी, उस पे बड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र कुमार जी। ये बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए कि क्या है, बीजेपी के पास भी कुर्मी नेता बहुत जाति के नेता हैं। आप देखें तो अभी उन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी अध्यक्ष बनाया है वो भी कुर्मी जाति से। उससे पहले अगर आप देखें, पंकज चौधरी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन
समाजवादी पार्टी इसे बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। चलिए, लेकिन बात आज बजट की। उत्तर प्रदेश विकास के घोड़े पे सवार है, ऐसा आर्थिक सर्वे के जरिए पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत साल 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 26 लाख करने का लक्ष्य रखा है, जो कि इस साल 1,20,000 रुपए है। 1,20,000 रुपए को बढ़ाकर 2047 तक 26 लाख रुपए करने का लक्ष्य है। यह एक चुनौती है या सच्चाई है? राघवेंद्र सिंह जी। जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा यथोचित अभिवादन, आपको भी मेरा अभिवादन। आपने चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं है। योगी से पहले जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था फेल थी, निवेशक भाग जाते थे उत्तर प्रदेश से, पलायन, युवा पलायन ये होता रहता था। अब यूपी जो है उत्तर प्रदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रोजगार, यही विकास है, जो कि विनाशकारियों को विकास नहीं दिखता। जो विनाश करते थे और जनता को विनाश के विध्वंस में ढकेलते थे, जनता के लिए विध्वंसकारी तरीके अपनाए जाते थे, उनको विकास रास नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि लैंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल चाक चौबंद है। एक चौराहे पर गुंडा, कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा चेन स्नैचिंग करता है, और आगे के चौराहे पर दिया जाता है। देश की चाक चौबंद व्यवस्था ये है। उत्तर प्रदेश से जंगल, जो उत्तर प्रदेश का नाम जंगल राज में आता था। राघवेंद्र सिंह जी, अब बात सुनिए। सर्वेश जी कुछ कह रहे हैं। सर्वेश जी, सवाल पूछे। 1,10,000 लोग गायब हैं। माननीय उच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद जो उनके गृह सचिव हैं, अपर गृह सचिव ने एफिडेविट में लिख के दिया कि 1,10,000 लोग गायब हैं, जिनमें से 8,000 लोग ही मिल पाए हैं। चलिए सर्वेश जी, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज जब बजट की बात हो रही है तो 2017 की तुलना में आज 9 साल के अंदर अंदर बजट 2 गुना हो गया है। 3 लाख, सुन तो लीजिए मेरी बात सर्वेश जी, इकोनॉमिक सर्वे पे ही आ रहे हैं हम। जी 3,04.7 लाख करोड़ का बजट अब 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। यानी जो निवेश की भी संभावनाएं थी अच्छे प्रशासन के कारण, अब बताया जा रहा है 20 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। 50 लाख करोड़ तक का अनुमान है कि आ सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसे आप उपलब्धि मानते हैं या नहीं सर्वेश जी? मैं भारत की जो पर कैपिटा इनकम है 3,000 रुपए और यूएस की 90,000 रुपए, वो भी ध्यान देना चाहिए। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए बेरोजगारी पे क्या कह रहा है, शीर्ष पे पहुंचा बेरोजगारी, वो ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ 23 पेपर जो है पिछले लीक हो चुके हैं प्रदेश में। नए रोजगार की क्या बात हो रही है? कहा 2 करोड़ रोजगार मिल रहा था, और यहाँ रोजगार अपने आसपास देखिए कितने लोगों को रोजगार नया मिला है उत्तर प्रदेश में। तो वो आदम गोंडवी की 2 लाइनें हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये साहब का कागज है, साहब को लिखना है। इस सवाल का जवाब, जो ये गुलाबी आंकड़े हैं, इसका जवाब हम लेंगे सर्वेश त्रिपाठी जी, जो समाजवादी प्रवक्ता हैं, राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, और भूपेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। राघवेंद्र जी, ये जो गुलाबी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आंकड़ों में, उसकी सच्चाई क्या है? पहले हम भूपेंद्र कुमार जी से वो सच्चाई जानना चाहेंगे कि जमीनी रिपोर्ट क्या है, फिर आपके पास उत्तर लेने आएंगे। भूपेंद्र कुमार जी, जमीनी सच्चाई क्या है? देखिए, 2017 के बाद योगी सरकार आई और सरकार ने निश्चित रूप से, एक विशाल प्रदेश है और लगभग 22 करोड़ आबादी है, और निश्चित रूप से वहाँ पे लाइन ऑफ ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी, और सपा का भी प्रबंधन देखा गया, और सपा ने जिस तरह से
लाइन ऑफ ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया और जो योगी जी ने अपनी एक नई टीम बना के और जिससे 5 साल में एक नया चेंज लाया, जिसमें लगभग उन्होंने काफी कुछ पुलिस को एस्टेब्लिश किया वहाँ की, और जिसके कह सकते हैं कि वहाँ पे फिर आंतरिक सुरक्षा की एक जो आदमी के अंदर एक फीलिंग आई और जिसके कारण निवेश भी बढ़ा आर्थिक रूप से। और इस बार लगभग मुझे लगता है 9 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा, क्योंकि 8.3 लाख करोड़ का बजट है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अनुपूरक बजट में बढ़ सकता है जी। मेरा अनुमान है, क्योंकि पिछली बार का जो 25-26 का बजट था वो लगभग 8 लाख करोड़ के से ज्यादा था। तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ेगा। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत विकास किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की चीज की। उन्होंने डिवीजन को बांटा, जिस तरह से हर डिवीजन के रूप में, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अन्य के प्रदेश तराई क्षेत्र के लोग हों, उस तरह से जहाँ के जैसा वातावरण था उस हिसाब से डेवलप किया। तो इसके और एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया और एजुकेशन के लिए काफी पैसा, जो कि बजट का काफी भूपेंद्र जी, सर्वेश जी कह रहे हैं हर हाथ को काम वाली योजना फेल हो गई है। हर हाथ को काम नहीं है, बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। जमीनी सच्चाई क्या है? देखिए, निश्चित रूप से राज्य क्या देश में जिस तरह से सरकार आई थी, चाहे मोदी जी की 2014 में सरकार आई, तो रोजगार के जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार, तो वो तो उस तरह से रोजगार सृजित नहीं हो पाए। और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा किया तो रोजगार, लेकिन इस सत्र के बाद जो हमने देखा, जो उनका तीसरा रिफॉर्म एरिया था, उसमें उन्होंने रोजगार के लिए बहुत से निवेश बढ़ाया है। आपके ही बजट में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस वर्ष आने की संभावना है, और जिसके तहत इन्होंने एक जो कुंभ जो 25 में किया, जिस कुंभ में लगभग 1% जीडीपी बढ़ी और जिसमें 65 करोड़ लोगों ने स्नान किए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तीर्थाटन को जो जीडीपी के रूप में इकोनॉमी रिफॉर्म में जोड़ा है, वो एक महत्वपूर्ण था। दूसरी सबसे बड़ी योगी जी की बात कहें तो वो लाइन ऑफ ऑर्डर के रूप में मानी जाती है कि उनने उनके शासन काल में आज भी ऐसा है कि अपराधी बच नहीं सकता, ऐसा उन्होंने, और जो बुलडोजर की परंपरा चालू की उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। इससे तो क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है। लेकिन फिर वही सवाल सर्वेश त्रिपाठी का कि क्या हर हाथ को रोजगार मिल रहा है? राघवेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि संतुष्टि है युवाओं में? निश्चित रूप से ये जो बजट हम पेश करने जा रहे हैं, अभी भूपेंद्र भैया कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर में भविष्य यूपी का नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो शहरों में, एयर कनेक्टिविटी छोटे शहरों तक। अब रही बात कि कांग्रेस और सपा के टाइम में यूपी में सिवाय ये लोग गड्ढे छोड़ कर गए, बीजेपी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाईवे में उसको तब्दील कर दिया। आप समझिए, गड्ढे में मृत्यु सरकार में हो रही है। अरे इसीलिए तो मृत्यु हो रही है, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की। सर्वेश जी जवाब सुन लीजिए। बीच में घुसने की आदत है समाजवादी। हाँ राघवेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सर्वेश जी से जवाब लूंगा। हाँ, किसान का बजट नहीं, किसान नीति हमने अपनाई। किसान का बजट वाला काम नहीं किया हमने, किसान की नीति अपनाई। सिंचाई, नहरें, बिजली, गन्ना भुगतान समय पर किया। किसान अब आंदोलन नहीं, उत्पादन की बात करने लगा है। किसान का कर्ज माफी जुमला नहीं, मेहनत की कीमत हम मानते हैं। ये लोग क्या करते थे? किसान को कर्ज माफी का एक दान में दी हुई चीज समझते थे। हमने उसके मेहनत की कीमत में उसको तब्दील। राघवेंद्र सिंह जी, जो बातें आप बता रहे हैं वो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बता दी हैं। हमने ये भी बता दिया है कि बीमारू राज्य, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से ब्रेक थ्रू राज्य बनाने में योगी सरकार का निसंदेह बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो अभी प्रति व्यक्ति आय है, राघवेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए, राघवेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए, जो प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में महज 52% है। 2,05,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया जाता है देश के हिसाब से, यानी
उत्तर प्रदेश अभी भी वो आंकड़ा नहीं छू पा रहा है जो छूना चाहिए था। हालांकि ठीक है, आपने एक स्तर पे ला दिया है लोगों को, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। 11.17% की दर से बढ़ रही है, जिसका आर्थिक वृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि दर 12.48 रही है। यानी उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। सर्वेश त्रिपाठी जी, जो विकास दर है जी। वो राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश का ज्यादा है। ऐसे में जी आपको नहीं लगता है कि आपकी जो आलोचना है वह एक बिंदु से आगे जाकर राजनीतिक कटुता की परिभाषा ले लेती है? देखिए, देखिए ऐसा है, सर्वेश जी आपसे पूछ रहा हूँ, सर्वेश जी जवाब दीजिए। अच्छा, उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया। राघवेंद्र सिंह जी आप जवाब दे दीजिए जी। ऐसा है, राजनीतिक कटुता की जहां तक हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मुद्दे पर चलती है और चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार सबका साथ और सबका विश्वास लेकर चल रही है और चलती रहेगी। निश्चित रूप से हमारी चाहे धार्मिक आजादी हो, चाहे वैयक्तिक आजादी हो, चाहे हमारे धंधे संबंधी हमारी आजादी हो, वो आजादी एक स्तर पर पहुंच चुकी है और हमारे जो व्यापार करने के तरीके हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इन भयावह व्यवस्थाओं से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रगतिशील राज्य है। और राघवेंद्र जी, आपने इतनी उपलब्धियां सुन ली, ये भी है कि पिछले एक साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। और पेट्रोल डीजल रेट की बात करें तो देश के 1-2 राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे कम रेट है डीजल और पेट्रोल का। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या मध्यम वर्ग के लिए किया जा रहा है या गरीब पिछड़ों के लिए किया जा रहा है? क्या इससे देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? भूपेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से देखिए, राज्य की उन्होंने इकोनॉमी जो निवेश बढ़ाया है उसमें बड़ी सफलता दर्ज की है। और कोई भी उद्यमी होता है तो वो निवेश जब करता है जब वहाँ की कानून व्यवस्था हो, तो कानून व्यवस्था को निश्चित रूप से उन्होंने एक आइडियल रूप में रखा है। और इसकी चर्चा सिर्फ वो नहीं, पूरे भारत में होती है और हम विभिन्न राज्यों ने उसके मॉडल को अपनाया है। चाहे उनके भाजपा के जो और मुख्यमंत्री हैं और राज्यों में उस तरह से निभाया। तो इसलिए देखिए, अब टैक्स का जो कलेक्शन है, निश्चित रूप से देखिए उन्होंने करप्शन को तो खत्म तो नहीं किया लेकिन रोका है, करप्शन को रोका है। और करप्शन को रोका है, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग यानी सस्ते बिजली बिल, स्वास्थ्य, सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश कहां आता है? भूपेंद्र कुमार जी देखिए, बहुत बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है, तो विकास क्या होता है एकदम से अभी देखने की स्थिति में नहीं आता है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। हमने देखा है कि उससे पहले बिजली नहीं थी और बिजली के लिए उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है, बहुत सी प्लांट लगाए जिसके कारण आज तहसील तक लाइट 24 घंटा मिल रही है, किसान को लाइट मिल रही है, किसानों का उन्नयन करने के लिए। दूसरी बात क्या है, सड़क का भी जाल बिछाया है उन्होंने, हाईवे बनाए हैं इस तरह से। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिशनरी उनके साथ जो काम कर रही है वो भी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सेंटर में गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं कि एक ही समन्वय की सरकार जब रहती है पार्टी की, तो उसके साथ जो भी क्रियान्वयन की होता है। भूपेंद्र जी, एक लाइन में, समय की कमी है, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जो आंकड़े सुने और जो जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से क्या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विकास के घोड़े पर सवार हो चुका है? निश्चित रूप से देखिए, विकास तो कर रहा है लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन विकास के घोड़े पर उत्तर प्रदेश सवार हो चुका है। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब किताब के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।